फेरी गॉड मदर के बारे में सोचते ही सुनते ही आंखों के सामने आता है चेहरा कोई बूढ़ी सी औरत का, सफ़ेद बालों वाली, जो चमकीले से धुएं से निकलेगी अपनी जादुई छड़ी घुमा करके, आबरा का डाबरा आलतू जलालतू जैसे कोई शब्द कह करके आपकी रूपरेखा बदल देगी। वो आपको आपकी यथास्थिति से उठा करके बैठा देगी किसी तारों से सजे सेज पर, आपको राजकुमारी बना देगी। और वो राजकुमार जो आपको आउट ऑफ योर लीग लगता है, वो आपकी पादुकाओं को अपने हाथों में लेकर के मारा मारा फिरेगा सारे शहर में भरत की तरह। कितनी सुहानी लगती है ना ये परी माँ की कहानियाँ, कि दूर कहीं आसमान में ऐसी कोई फेरी गॉड मदर है जो आपका ख्याल रख रही है, जो आपको देख रही है। पर क्या हकीकत में होती है फेरी गॉड मदर हमारे पास आसपास ज़मीन में? ये कहानी तब की है जब मैं अपने युवा अवस्था में कदम रख रही थी, 12-13 साल की उम्र में थी, और हर दिन कुछ नया। सोशल साइंस अब 3 भागों में बढ़ चुका था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस अलग अलग पढ़ाए जाते थे। साइंस में लॉज ऑफ मोशन, केमिकल इक्वेशन, क्लासिफिकेशन जैसी कोई नई जादुई चीज़ें आ गई थी। मैथ्स में साइन थीटा कॉस थीटा आदम का था। पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छिड़ी थी, तो खबरों में थोड़ी थोड़ी रुचि रहने लगी थी। मेरे क्लासरूम की खिड़की के बाहर जो 11th C की क्लास थी, उसमें जो अनमोल भैया थे, वो अचानक से दैवलौकिक सुंदर दिखने लग गए थे। और रुचि कौन से क्षेत्र में नहीं थी। जब डिबेट का कंपटीशन आता तो हफ्तों इस बात पर तर्क वितर्क करते गुजरते कि क्या अशिक्षा व अज्ञानता ही नक्सलवाद के प्रमुख कारण है। एक्सटेम्पोर कंपटीशन के लिए रट रखा था कि प्रधानमंत्री बनते ही मैंने कौन सी चीजें करनी है। एनुअल डे में वेलकम सॉन्ग के कोरस में नवंबर दिसंबर के 2-3 महीने तो जाने ही थे। स्कूल के बाद जो पेंटिंग की क्लासेस थी, उसमें हम ऑयल पेस्टल से ऑयल पेंटिंग्स तक पहुंच गए थे। मैथ्स में कम नंबर आने की वजह से अब मिनी माता स्कूल में कथक सीखने तो नहीं जाती थी, बस जैसे तैसे अपने माँ बाप को मनाया था कि इस साल ट्यूशन मत लगाओ, इस यूटी तक कवर कर लूँगी, अगले साल मैथ्स की ट्यूशन डाल देना। ऐसे में हमारे सोशल साइंसेस की टीचर्स को लगा कि साइंस के लिए तो साइंस मॉडल कंपटीशन होता ही है। इंग्लिश में भी बच्चे हर साल वो शाइलॉक वाला प्ले कर लेते हैं। हिंदी में भी एक लिटरेरी क्रिएटिव स्किल सोसाइटी है। लेकिन सोशल साइंसेस के लिए कोई भी ऐसा मंच नहीं है जहाँ पर कोई कलात्मक प्रस्तुति की जा सके। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस साल सोशल साइंस एग्जीबिशन करते हैं, जिसमें सारे बच्चे अपना प्रोजेक्ट बना के लाएंगे और चार्ट पेपर में प्रेजेंट करेंगे उस प्रोजेक्ट की महत्ता के बारे में, इतिहास के बारे में। कितना प्यारा और नया विचार था। प्रिया बचपन से पढ़ने में पढ़ाकू थी, तो वो सारी नदियों के प्रोजेक्ट चार्ट पेपर पे बना करके ले आई। अर्पित तभी से इंजीनियर था, तो उसने एनटीपीसी का पावर प्लांट का प्रोजेक्ट बना दिया। सरनदीप क्लास का इकलौता सिख स्टूडेंट था, उसने हिस्ट्री ऑफ सिखिज्म के ऊपर अपना प्रोजेक्ट बनाया। कई दिनों कई हफ्तों तक अपने माता पिता का सर खपाने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम एक डैम बनाएंगे। मेरे पापा के कलात्मक सौजन्य से एक प्लाईवुड का डैम बनके तैयार हुआ, जिसमें सक्शन करने से पानी ऊपर से नीचे जाता था और नीचे से ऊपर आता था। प्रोजेक्ट इसी बारे में था कि कैसे नदियों को बांध में बांधा जाता है, क्यों नेहरू जी को वो के मॉडर्न डेवलपमेंट के मंदिर लगे, हाल ही में इसके क्या प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, इसकी क्या खामियां हैं, क्या नुकसान है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में उस समय के हिसाब से जो ऊपरी जानकारी थी, इसके ऊपर प्रोजेक्ट था। खैर, मेरा सारा एक्साइटमेंट तो इस बात का था कि बेसिकली मैं स्कूल प्लाईवुड का फव्वारा लेकर के जा रही हूँ, जिसमें पानी नीचे से ऊपर आता है और ऊपर से नीचे आता है। पापा मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने गए। उन्होंने बहुत सावधानी से कंडक्टर के बगल वाली सीट में मेरा प्रोजेक्ट रख दिया। मेरी तो बस में बैठते 7 से टौर हो गई थी। मैं जाकर के पीछे वाली सीट पर बैठी, अनमोल भैया से एक सीट आगे,
और बक 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 सारे डैम का बखान करने लगी। अपने सारे चार्ट पेपर खोल के दिखाने लगी। वहाँ पे रसिका दीदी, रिया दीदी, ऋषभ भैया, सारे 10th 12th के बच्चे मेरी सारी बातों को सुन रहे थे और मेरे इस ओवर एक्साइटमेंट का लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। पता ही नहीं चला कि कैसे 20 मिनट बीत गए और हम सब स्कूल पहुंच गए। जैसे ही बस रुकी मैं कूद करके खड़ी हो गई। चार्ट पेपर उठाने के लिए पीछे मुड़ी तो देखा सब अचानक से चुप हो गए हैं, अचानक से गंभीर सबका चेहरा हो गया है, सब ऑकवर्ड बिहेव कर रहे हैं। अनमोल भैया ने खुसफुसा कर रसिका दी के कान में कुछ कहा। मेरी समझ नहीं आया। अलबत्ता मैंने अपना प्रोजेक्ट उठाया और मैं बस से उतरी, मेन गेट की तरफ जाने लगी। इतने में रसिका दी पीछे से आई और उन्होंने मेरे कान में कुछ कहा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट पकड़ा। मैंने अपने बैग के स्ट्रैप ढीले किए ताकि और अजियत ना हो और मेन बिल्डिंग में जाने की जगह प्री प्राइमरी विंग की तरफ भाग गई। वहाँ के वॉशरूम में जाके देखा तो रसिका दी की बात सच थी। मेरी सफ़ेद स्कर्ट में बड़े बड़े लाल धब्बे थे। अभी कुछ दिन पहले ही पीरियड जाने चालू हुए थे, रेगुलर भी नहीं थे, तो समय का हिसाब नहीं लगा। ऊपर से सोशल साइंस का एग्जीबिशन भी दिमाग में था। अनुभव कम होने की वजह से बैग में एक्स्ट्रा पैड्स भी नहीं थे। और खैर पैड्स होते भी तो मैं स्कर्ट पे जो स्टेन था उसका क्या करती। फर्स्ट एड रूम में पैड मिल जाते, पर मैं मेन बिल्डिंग में कैसे जाती। मेरे सुबह और दिन भर का सारा उत्साह मेरे आंखों से फूट फूट कर बहने लगा। मैं वॉशरूम में रोने लगी, खुद को लानतें देने लगी कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। मैं मेन बिल्डिंग कैसे जाऊंगी, मैं ऑडिटोरियम में कैसे जाऊंगी। अब तो सबको पता चल गया होगा। अनमोल भैया क्या सोचते होंगे। मैं रो ही रही थी कि इतने में जो प्री प्राइमरी में मेरी मदर टीचर थी, संगीता मैम, उनका मुझे ताला खोलने की आवाज़ आई। वो अपनी क्लासरूम खोल रही थी। मैं उनके पास गई और सांस चढ़ाकर बिलक बिलक कर रोने लगी। मैम ये देखिए क्या हो गया, आज एग्जीबिशन है, ये प्रोजेक्ट है और मेरी स्कर्ट स्टेन हो गई, मैं क्या करूं। मैम मेरी हालत पे हंस पड़ी। उन्होंने कहा इस पे इतना तंग होने वाली कौन सी बात है लड़की। और तत्कालीन उन्होंने अपने पर्स से पैड निकाल करके मुझे दे दिया। तत्कालीन इस बात का रेजोल्यूशन भी हो गया। फिर उन्होंने पोशाक गारमेंट्स वालों को फ़ोन किया। 20 मिनट के अंदर नई स्कर्ट आ गई। पहली क्लास बीत चुकी थी और मेरा ऑडिटोरियम में जाकर के सबको फेस करने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा कि हाफ डे करके घर चली जाती हूँ। तो मैम ने पहले तो फटकारा, फिर दुलारा, फिर हिम्मत दी। एसएसटी टीचर को बुला लिया। एसएसटी टीचर खुद मुझे प्री प्राइमरी विंग लेने आई। मेरा प्रोजेक्ट ऑडिटोरियम के सेंटर स्टेज पे लगा और उस दिन मुझे इस बात का पता चला कि फेरी गॉड मदर जैसी जादुई शक्तियाँ बस आसमानों में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। वो हमारे आसपास न जाने कितनी कामकाजी महिलाएं बन के एग्जिस्ट करती हैं, जो केवल जादू की छड़ी घुमा करके आपको आपके राजकुमार के पास नहीं भेजती। कभी कभार पोशाक गारमेंट्स वालों को फ़ोन करके आपको नई स्कर्ट दिलाती है, हिम्मत देती है, ताकि आप नर्मदा बचाओ आंदोलन पे अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर सकें। शुक्रिया।